है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। मेरे साथी का नाम अरशद इकबाल, मेरा नाम सलीमा रजा, और हम दोनों हाजिर हैं हर दफ़ा की तरह स्टूडियो में आज फिर एक दफ़ा अपने साप्ताहिक प्रोग्राम आए हुए रोशनी का कारवां लेकर। अरशद, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कुछ बनने की, लेकिन बात बन नहीं रही है। अरे आप अमिताभ बच्चन होते होते रह गई। भाई सलीमा जी, मेरा तो एक मानना है कि अगर हम अपने आप को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, आप ट्राई करें, आप हर चुनौती जीत सकती हैं, हर फतह हासिल कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल में कामयाबी को हमारे कदम चूमने में से कोई नहीं रोक सकता। भाई ऐसा है कि तुम कभी कभी बहुत गहरी बात कह देते हो, जैसे कि आज कह दी है। आपकी इस बात से सहमत हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से समर्थ हो या फिर असमर्थ, अगर उसे खुद पर विश्वास है तो कोई रास्ता उसके लिए कठिन हो ही नहीं सकता। जी हाँ, वो अपने आत्मविश्वास की डोर थामे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता ही जाता है, वो भी नॉन स्टॉप, जैसा कि हमारे आज की मेहमान ने किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की मेहमान हैं कोलकाता की कंचन गाबा, जो प्रोफेशन से एक एडवोकेट हैं और उनकी हॉबी है माउंटेनियरिंग। हम आपको ये भी बता दें कि कंचन देख नहीं सकती। कंचन ने LLM और लॉ में PhD की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें उनके माउंटेनियरिंग प्रयासों के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो चलिए सुनते हैं कि कंचन गाबा अपने जीवन के जुड़े हुए पहलुओं के बारे में क्या बताती हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार कंचन, आप दृष्टिहीन हैं, साथ में आप महिला भी हैं। कई लोग इसे एक दोहरा विकलांगता मानते हैं, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, अगर हम समाज को देखते हुए बात करते हैं तो एक दिखने वाली महिला को भी बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, और उसके ऊपर अगर आप दृष्टिहीन हो तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास हो और करने की क्षमता हो, और आपने अगर ठान लिया हो कि आप समाज को कुछ कर दिखाएंगे, तो फिर आप महिला हो, दृष्टिहीन हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं और अपने आप को आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप जो भी हैं, लेकिन आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो अनुभव है कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वो हिंदी में कहते हैं ना, मुश्किलें आए जितनी हम हार नहीं जाते हैं, मंजिलों की हो जिनको तलाश वो राहें खुद बनाते हैं। वो राहें खुद बनाते हैं। तो कंचन जी, आपके जिंदगी में मंजिल क्या है? प्रोफेशनली तो हम एडवोकेट हैं। हमने LLB पास किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर हमने LLM किया बर्धमान यूनिवर्सिटी से, और अभी PhD किया। हमारा विषय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लीगल इम्प्लीकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लॉज हैं वो भारत के लिए कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। इसके अलावा हम रेगुलर कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर हमने एक लीगल फर्म के नाम से किया है, और हमारे हर एक कोर्ट में एसोसिएट्स हैं लॉयर, और हम कंसल्टेंसी करके उनको अपना काम असाइन करते हैं और उनके ऊपर वॉच रखते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस हम खुद हैंडल करते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ये रहा आपके प्रोफेशनल लाइफ। अभी आप अपने व्यक्तिगत लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, अपने बचपन के बारे में और आपके जो आंखों का प्रॉब्लम है उसके बारे में। बचपन में हमें दिखता था, लेकिन हमें ग्लूकोमा का प्रॉब्लम था, ये हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाए थे। तो जब हमने नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू किया तो टीचर्स लोग से कंप्लेन आना शुरू हुआ कि बोर्ड नहीं देख पाती है और ये सब। तो उसके बाद ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ, लेकिन आस्ते आस्ते रोशनी 8 साल की उम्र पे जाते जाते रोशनी पूरी चली गई, और फिर उसके बाद हमें नॉर्मल स्कूल छोड़ना पड़ा और हमें कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल में भर्ती कराया गया। तो वहाँ पे हमने क्लास 10 पास किया, फिर वहाँ से निकल के 11-12 किया लेडी ब्रबन कॉलेज से। मैंने आपको पहले ही बताया LLB LLM के बारे में। तो मुश्किलें तो काफ़ी आई थी, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी उस स्तर का अवेयरनेस नहीं है। हाँ, हमारा जो तजुर्बा रहा है ज़िंदगी का,
आप अगर हाथ बढ़ाओ तो दुनिया भी आपके तरफ हाथ बढ़ाती है, क्योंकि ये हम दृष्टिहीन है इसलिए नहीं, ये हम इंसान है इसलिए। ये ज़माना ही है, समाज है, गिव एंड टेक का ज़माना। आप जितना किसी को दे पाओगे उतना ही ले पाओगे, तो आप में क्षमता होनी चाहिए देने की। फिर आप चाहे दृष्टिहीन है चाहे कुछ भी है, समाज आके आपका हाथ पकड़ेगा, आपको आगे ले जाएगा। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला। आप पहली महिला दृष्टिहीन गर्ल गाइड हैं जिनको राष्ट्रपति खिताब मिला था शंकर दयाल शर्मा जी के हाथ, और उसके बाद आपको इंग्लैंड जाने का भी मौका मिला। तो इंग्लैंड में आपका अनुभव क्या रहा? लंदन में हम वहाँ गए, हमने 12 दिन का कैंप किया। वहाँ पे भी हमें 11 चैलेंजेस दिए गए थे और सारे विश्व से 700 बच्चे गए थे। हालांकि जहाँ पे 699 लोगों को दिखता था और हम अकेले ब्लाइंड थे, लेकिन वो 700 जन में सिर्फ 40 जन ही ऐसे थे जो वो 11 चैलेंजेस को पूरा कर पाए थे, और हम उनमें एक थे। इसलिए वो बहुत खुश हुए और स्पेशल हमें इस पर सर्टिफिकेट दिया। जो नॉर्मल सर्टिफिकेट था वो तो दिया ही, और क्वीन एलिजाबेथ के हाथ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया। और उसके बाद फिर ये इसका एक पार्ट होता है माउंटेनियरिंग। तो वो माउंटेनिंग जाते जाते वो नशा भी हमको पकड़ लिया, तो फिर हमने आस्ते आस्ते माउंटेनियरिंग किया। HMI जो है हमारा हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से ट्रेनिंग लिया, एडवेंचर ट्रेनिंग 2 बार। फिर टाटा माउंटेनियर के साथ भी काफ़ी एक्सपीडिशंस किए। जब लंदन गए थे तब हैरिसन रॉक में भी हमने एक्सपीडिशन किया। तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी इस तरह से एक्सपीडिशंस किए, माउंटेनियरिंग किए, जंगल ट्रेकिंग किए। तो उस तरह से हमारा लाइफ चलता रहा और चल रहा है। सन 2001 में अमेरिकी माउंटेनियर एरिक वेनमायर ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। वो दृष्टिहीन थे, और अभी आप एक महिला दृष्टिहीन माउंटेनियर है। तो आपका अब तक सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस माउंटेनियरिंग में क्या रहा है? हमने जोंगरी में 15,000 फुट तक चढ़े थे, और उसके बाद हमने जब हैरिसन रॉक गए थे लंदन, वहाँ पे भी हमने 16,000 फुट तक चढ़े थे। उसके बाद देखिए, हमारा माउंटेनियरिंग प्रोफेशन नहीं है, हमारा प्रोफेशन कुछ अलग है। तो कंचन, आगे जिंदगी में आपका क्या इरादे हैं, क्या लक्ष्य हैं? हम अपने आप को एक अच्छा एकेडमिशियन हिसाब से भी प्रूव करना चाहते हैं। अच्छी किताबें लिखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली कहीं इन्वॉल्व होना भी हम चाहेंगे। माउंटेनियरिंग में तो एक रीच है एवरेस्ट, लेकिन एडवोकेसी में तो कोई रीच नहीं है। आप किसको पीक पकड़ेंगे पता नहीं, आज तक कोई एडवोकेट समझ नहीं पाया। आप स्कूल में रेसिटेशन भी करते थे, तो जाते जाते आप एक बंगाली कविता सुना दीजिए, और साथ में हो सके तो उसका हिंदी अनुवाद भी। মানুষ চাইলে কোথায় না যেতে পারে, যদি তার লক্ষ্য স্থির হয়, তাতে তার গন্তব্য আকাশ হয়তো আকাশ, সমুদ্র হয়তো সমুদ্র, আর পাহাড় হয়তো পাহাড়। তবে তার ইচ্ছার নদীটাকে হতে হবে প্রবল, আকাঙ্ক্ষার পাহাড়টাকে দৃঢ়, আর প্রেরণার আকাশটাকে অসীম। इसका मतलब बनता है कि अगर इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कोई भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अगर उसके लिए लक्ष्य आकाश है तो वो आकाश तक जा सकता है, अगर उसका लक्ष्य समुद्र है तो वो समुद्र तक जा सकता है, अगर उसका लक्ष्य पहाड़ है तो वो पहाड़ तक जा सकता है। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति नदी की तरह होनी चाहिए, उसकी आकांक्षा पहाड़ की तरह होनी चाहिए, और इस तरह वो आगे बढ़ सकता है। और लोगों को हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम भी छू सकते हैं आसमान को, लेकिन हमें जमीन पे चलने का एक मौका तो दीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं,
या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। iWay, ये है रोशनी का कारवां। अरे भाई वाह, क्या गजब का आत्मविश्वास है। पर भाई एक बात कभी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ मैं कि ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है। तो बगल की जनरल स्टोर पे मिलता है ना। कमाल करती हैं आप भी। अरे सलीमा जी, ये आत्मविश्वास आता है कामयाबी मिलने से, और कामयाबी मिलती है एक लक्ष्य बनाकर मेहनत करने से और साथ ही एक सकारात्मक सोच रखने से। तो चलो इसी आत्मविश्वास पर आधारित सफलता की एक और कहानी सुनते हैं। जी हाँ साथियों, ये कहानी है यूएस के जॉर्ज मेंडोजा के जीवन की, जो कम उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। जॉर्ज का कहना है कि जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को अपने जीवन का रास्ता बदलने की इजाजत मत दो। क्या बात है। बल्कि उस मुश्किल को सीधे स्वीकार करो और जीवन में उसके साथ आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करो। ये बताने के लिए कि कैसे जॉर्ज मेंडोजा ने अपनी दृष्टिहीनता को अपना रास्ता बदलने नहीं दिया, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कलाकार साथी अभिनव चतुर्वेदी। एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। एक मिसाल है यूएसए के जॉर्ज मेंडोजा, जो एक पेंटर हैं, एथलीट हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और एक लेखक भी हैं। और अपनी दृष्टिहीनता को जॉर्ज मेंडोजा कभी बाधा नहीं मानते। बचपन से ही जॉर्ज अपने स्कूल में खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, परंतु 15 वर्ष की आयु में अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बाद उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और एक बार तो उनके सारे सपने बिखर गए। पर फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी मां और टीचर्स की सहायता से दोबारा एथलेटिक्स में आए। देखते ही देखते उन्हें 4 मिनट 31.7 सेकंड में 1 मील की दौड़ पूरी कर दृष्टिहीन एथलीट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इसके बाद जॉर्ज ने 1980 और 1984 में विकलांग लोगों के ओलंपिक्स में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। आगे चलकर जॉर्ज मेंडोजा ने अपनी मेहनत और कामयाबी का उदाहरण देकर दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। अपने अंदर के कलाकार को बाहर लाते हुए जॉर्ज ने पेंटिंग में भी अपना हाथ आजमाया। हाल ही में एक प्रदर्शनी में उनकी 30 से ज्यादा पेंटिंग्स देखने वालों के दिलों को छू गईं। जॉर्ज ने अपने संघर्ष और अपनी उपलब्धियों पर कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है द जॉर्ज मेंडोजा स्टोरी, जिस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टीवी शो पर प्रसारित भी किया जा चुका है। जॉर्ज मेंडोजा का कहना है, जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को अपने जीवन का रास्ता बदलने की इजाजत मत दो। हर बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं बोले तो आई वे, ये है रोशनी का कारवां। अरे भाई, वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। हाँ। आज हम आपको कुछ ऐसे दिलचस्प तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर कुछ लोगों ने अपनी दृष्टिहीनता को अपने काम में रुकावट नहीं बनने दिया। जी हाँ, ये तरीके आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया और जॉर्ज अब्राहम। दोस्तों, ये जो तरीके जॉर्ज और प्रणय आपको बताएंगे, इनमें से कई आप ही में से कुछ लोगों ने हमें बताए हैं। जी हाँ,
नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रणय। नमस्कार जॉर्ज साहब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? प्रणय, अगर सोचा जाए तो हमारे असली प्रॉब्लम हमारे आंखों के प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सोच में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जॉर्ज साहब, अगर प्रॉब्लम है तो सोच में है, हमारी या उन लोगों की जो दृष्टिहीन व्यक्ति को एक इनकेपेबल व्यक्ति की तरह देखते हैं। एक बात अगर मैं कहूँ तो हमारे फोकस हमेशा हमारे समस्याओं के हल के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि समस्या को एक्सेप्ट करें और उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचें। यस, फोकस ऑन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम। जैसे एक टीचर हैं झारखंड से, और उनकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, एक लेवल पे आके वो पढ़ नहीं पा रहे थे, और जब वो ट्यूशन लेते हैं तो उनको ट्यूशन के लिए प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने ये करना शुरू किया कि एक बच्चे को वो रोज 1 घंटा पहले बुलाया करते थे, ताकि वो बच्चा उन्हें लेसन पढ़ के सुना सके जोर से। तो एक तीर दो रिजल्ट्स, यानी कि वो अपना लेसन भी प्रिपेयर कर लेते थे और उस बच्चे की रीडिंग में भी प्रैक्टिस हो जाता था। बिल्कुल सही, बहुत खूब। बात करें अगर प्रवीण कुमार, धर्मराजन अय्यर, प्रीति मोंगा और ऐसे कई लोग जो हमारे शो में भी आ चुके हैं, ये लोग सब अपने इंडिपेंडेंस के लिए जाने जाते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स जो कि वो ऑफिस में भी और अपने घर में भी बरकरार रखते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जैसे उन्होंने अपने ऑफिस में फाइलों को पहचानने के लिए उसके ऊपर ब्रेल स्टिकर्स लगा रखे हैं, उसी प्रकार घर में अपने किचन और घर के अलग अलग जगहों पर रोजमर्रा की चीजों पर ब्रेल के लेबल्स लगाने से आसानी से उस पे वहां तक पहुंचने में मददगार। जैसे किचन के डब्बों पर, दाल चावल वगैरह के डब्बों पर उन्होंने ब्रेल लेबल्स लगा रखे हैं, जिससे वो आसानी से छू के पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस डब्बे में क्या है। और अगर हमारे घर में मसाले वगैरह रखने के लिए प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करें? सिंपल है, आप मान लीजिए एक चौकोन मसाले का डब्बा ले आइए, गोल के बजाय। उस मसाले के डब्बे के एक कोने पर आप एक निशान लगा लीजिए, टैक्टाइल। जी जी जी। और ये डिसाइड कर लीजिए कि ये निशान हमेशा मेरे लेफ्ट हाथ में आगे की तरफ होगा, ताकि पहले कटोरी में आप मिर्ची डाल दीजिएगा, दूसरे में नमक डाल दीजिएगा, तीसरी में हल्दी डाल दीजिएगा, उसके फिर नीचे लाइन बाय लाइन आप लगाते जाइएगा और याद रखते जाइएगा। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी चीजों की पोजीशन फिक्स कर लें जी और चीजों को याद रखें तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जॉर्ज साहब जब ऑफिस में आते हैं तो वो कैसे हाजिरी लेते हैं लोगों की, जो आए हैं नहीं आए हैं? बताएंगे आप सर? जरूर। गुड मॉर्निंग। और हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो हमें पता चल जाता है कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। और ये तरीका मैंने भी अपना लिया है, इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे आसपास कौन बैठा है, और अगर कोई नया व्यक्ति आया है, गेस्ट आया है, तो वो भी पता चल जाता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। कुछ लोगों ने बोला कि भाई उन्हें कैश डीलिंग करने में, नोट्स पहचानने में दिक्कत होती है, क्या किया जाए? इसके लिए कई तरीके हैं। ये बेसिकली अगेन कॉमन सेंस का तरीका है। मेरे पर्स में मैं कैश रखता हूं, तो जो 100 का नोट है, 50 के नोट है, 20 के और 10 के नोट है, इसको मैं अलग अलग तरीके से फोल्ड करके रख सकता हूं। एक और तरीका है कि सबसे पीछे वाला पॉकेट में हम 100 का नोट रखते हैं और उसी पॉकेट में मैं 50 का नोट आधे में फोल्ड करके रख लेता हूं, और उसके आगे 20 का और 10 का, और ऐसे। और एक चीज़ और मैं अपने ध्यान में रखता हूं कि मेरे पर्स में हर वक्त कितने नोट है, 100 के, कितने हैं 50 के, और इत्यादि इत्यादि। एक और तरीका हो सकता है कि नोट्स आइडेंटिफायर आता है जी, यानी ये सिंपल सा गत्ते का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर नोट की लंबाई के हिसाब से सीढ़ियों की तरह कट लगे होते हैं। जी जी जी। और हर एक कट पे ब्रेल से मार्किंग होता है कि ये कट 5 की नोट के लिए है, कि 10 की नोट के लिए, कि 20 की नोट के लिए, कि 500, 100, और आप अपना नोट उस पर लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा नोट है। ये जो आइडेंटिफायर है, आपको शायद किसी भी संस्था जहाँ पर ब्लाइंड लोगों को सिखाया जाता है वहाँ पर शायद मिल जाए आपको, या फिर आप ये नोट आइडेंटिफायर सिंपल अपने घर में भी बना सकते हैं, किसी भी गत्ते के पेपर को यूज करके। जिंदगी में मंजिल एक है, रास्ते उस मंजिल तक अनेक हो सकते हैं। आपकी समस्या के हिसाब से आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही।
जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। गाने के इस पार दोस्तों हम बात करते हैं मिस्टर PR पांडे की, जो दिल्ली के एक बैंक में काम करते हैं। बिल्कुल, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं एज स्टेनो, बट आजकल इन्हें काम दिया गया है बैंक के कस्टमर्स की पासबुक कंप्लीट करने का। जी हाँ, जब भी कोई नया कस्टमर उनके पास आते हैं तो तुरंत वो अकाउंट नंबर पासबुक पे नोट कर लेते हैं ब्रेल में। और ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बैंक में वो जॉज फ्रेंडली है नहीं इतना, यानी कि स्क्रीन रीडर फ्रेंडली नहीं है ना। पर ये जो सॉफ्टवेयर, इसकी खासियत ये है कि ये याद रखता है कि लास्ट एंट्री इस पासबुक में कहां तक प्रिंट की गई थी, उसके आगे से ही प्रिंट करता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल करने की वजह से ये पन्ने के दूसरे तरफ से फील करके पता कर सकते हैं कि किस आखिरी पेज तक प्रिंटिंग हुई है, ताकि पासबुक को वहां खोल के वो प्रिंटर में डाल सकते हैं और प्रिंटिंग की कमांड दे सकते हैं। कॉमन सेंस का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं, तब तक आप स्विमिंग करना सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप प्रॉब्लम से रूबरू नहीं होंगे, तब तक आप उसके सोल्यूशन के बारे में भी सोच नहीं पाएंगे। बिल्कुल साहब। तो आगे बढ़ते हैं गौतम बरुआ की तरफ, जो गुवाहाटी में एक शॉप चलाते हैं मोबाइल रिचार्जेस करने की, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है। टॉक सॉफ्टवेयर इन्होंने परचेज किया हाल ही में, जो बोलने वाला सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, जो मोबाइल फोन में सब कुछ बोल के बताता है। जी जी। और ये मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर जो किया जाता है आज की तारीख में, वो इंडिपेंडेंटली खुद ही कर सकते हैं ये टॉकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। इतना ही नहीं, वो अपने रिचार्ज कार्ड्स जो है उस पे ब्रेल मार्किंग करते हैं कि कौन सा डिनोमिनेशंस का है और कौन सा कंपनी का है, ताकि जब भी कस्टमर आके बोलते हैं कि मुझे फलाना कंपनी का 300 रुपए का रिचार्ज कार्ड चाहिए, तो तुरंत वो टच करके ब्रेल पढ़ के दे सकते हैं। बिल्कुल। जो साहब, आपको आखिरी में मैं इंटरेस्टिंग छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कहानी सुनने के लिए। मेरे एक फ्रेंड है योगेश जी, जो मेरे पास एक दिन आए, कुछ देर बैठे, फिर कहा कि ये मेरा मोबाइल फोन पकड़ो, मैं जरा अभी आता हूँ। और उन्होंने उसमें से एक रिंगटोन सुनाई। जी जी। कहा कि अगर ये रिंगटोन बजे जी तो फोन मत उठाइएगा, जी जी, बाकी फोन आप उठा सकते हैं। थोड़ी देर बाद आए, उनका मजा चखाने के लिए मैंने कहा कि बॉस, वो रिंगटोन बजी थी, 4 बार बजी थी, बट तुम्हारे कहने के कारण मैंने वो फोन उठाया नहीं। यानी कि आप झूठ बोले? हाँ जी, मैंने एक बार मजा चखाने के लिए झूठ बोला। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि वो फोन आया होगा, क्योंकि संभावना कम है वो फोन आने की, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये फोन के अंदर तो टॉक्स है नहीं, टॉक्स डल नहीं सकता, तो ये चेक कैसे करेंगे कि फोन आया था या नहीं आया था। जी। दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन में प्रायः एक शॉर्टकट की होती है मेनू आइटम्स में जाने के लिए। वो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके वो मिस्ड कॉल रजिस्टर में चले गए, और वो जो बीप उन्हें सुनने मिली वहां पर, उससे उन्हें पता चल गया कि कोई भी फोन नहीं आया था। तो आगे दोस्तों, जब मिस कॉल रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं होगी तो एक अलग तरह की बीप आती है, अगर एक न्यू एंट्री होगी तो एक अलग तरह की बीप आती है, और अगर पुराने मिस कॉल्स पड़े होंगे तो एक अलग तरह की बीप आती है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन शक्ति बिल्कुल सही होना चाहिए। वी नीड टू ऑब्जर्व, ताकि उससे हमें पता चले कि हमारे इर्द गिर्द क्या होता है। और जैसा सलीमा जी ने बताया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो दोस्तों, हमारे सामने कई समस्याएं हैं। इस समस्याओं को आप समझो, स्वीकारो और हल के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। बिल्कुल। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एपिसोड 41 में पूछे गए अपने सवाल का जवाब। हमने आपसे पूछा था कि भारतीय रेलवेज पूरी तरह दृष्टिहीन व्यक्ति को किराए में कितनी फीसद रियायत देती है, और आपके ऑप्शंस थे ए 25%, बी 75% और सी 100% यानी कि 100%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 75%, 75%। और विजेता का नाम बताएंगे हमारे साथी। इस बार प्रणय नहीं है। कौन है? हर्षद,
आवाज में खराबी है क्या? दोस्तों, एपिसोड नंबर 41 की विजेता का नाम लेके मैं आ गया हूँ। एपिसोड नंबर 41 की विजेता का नाम है रक्समानी बहन नथुभाई नवसारी गुजरात से। रक्समानी जी, आपको अपना इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। अब आइए दोस्तों, आपको ये बता दूं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति और उसके एक एस्कॉर्ट को ये 75% का जो कंसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है अनरिजर्व टिकटों पर, स्लीपर क्लास की टिकटों पर, एसी चेयर कार की टिकटों पर, फर्स्ट क्लास की टिकटों पर और थर्ड एसी की टिकटों पर हायर क्लास की टिकटें यानी कि दोस्तों फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की टिकटों पर ये कंसेशन हो जाता है 50%। ये है रोशनी का कारवां। और अब मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल जिसका आप सभी को बेसब्री से है इंतजार, यानी एपिसोड 47 का सवाल, जो कुछ इस तरह है। एक ब्लाइंड व्यक्ति अपने शरीर के तापमान की जांच अपने आप कैसे कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, बोलने वाले थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके, बी, बोलने वाले वजन करने के कांटे का इस्तेमाल करके, या सी, बोलने वाले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। How would a blind person independently check his or her body temperature? Your options are A, using a talking thermometer, B, using a talking weighing machine, or C, using a talking calculator. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखिए। तो दोस्तों, अपने इस सवाल के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे रे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी।